ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी निवेश के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे कोशिश। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य। दिल्ली में कई उद्योगपतियों से भी करेंगे मुलाकात। भाजपा ने वोटर चेतना अभियान की तैयारी की शुरू। हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे 10,000 नए वोटर। अभियान को लेकर 19 को हल्द्वानी और 21 अगस्त को देहरादून में होगी बैठक। चमोली के आपदा प्रभावित गांव में प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुटी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया सुचारू। प्रभावितों को सहायता धनराशि के चेक भी किए गए वितरित। देहरादून के प्रेमनगर में हुई नकबजनी घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी किए गए गहने के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पहले भी चोरी की घटना में जा चुका है जेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीरता दिखा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई बड़े उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से इसे लेकर मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के नीतिगत आधार मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिए आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। अब तक इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों से वार्ता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से लगातार संवाद हो रहा है। करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का काम इस दौरान हुआ है और एक बड़ा लैंड बैंक भी यहाँ पर बनाया है। बारिश के मौसम में नैनीताल रोड के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते सड़कों पर जलभराव हो रहा था। इन क्षेत्रों का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर को काफी कमियां नजर आई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय से पूरा किया जाए। ये टीडी पुलिया पे एक पुराना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करेंगे। उत्तरकाशी में आई फ्लू की वजह से जनपद में त्राही त्राही मची है। जनपद मुख्यालय में तैनात आई सर्जन का कहना है कि सभी अस्पतालों में आई फ्लू की दवाइयों की कमी है। इसकी वजह से विटाडिन से कई अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू की चपेट में अब स्कूली छात्र छात्राएं भी आ रही है और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं उप शिक्षा अधिकारी ने आई फ्लू से ग्रसित छात्रों कर्मचारियों को छुट्टी लेने का आदेश जारी कर दिया है। जहां ये बीमारी महामारी का रूप ले रही है, वहीं जनपद के सीएमओ के पास उसके ग्रसित मरीजों का आंकड़ा तक नहीं है।
एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर प्रवेश की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर सांकेतिक तालाबंदी की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएवी में छात्रों की पुलिस ने तीखी नोकझोंक भी हुई। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट का कहना है कि एचएनबी गढ़वाल से संबद्ध अनेकों महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में यूजीसी ने जो प्रवेश परीक्षा कराई थी, इसकी जानकारी के अभाव में कई छात्र छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाए, जिस कारण इन कॉलेजों में 25% से ज्यादा एडमिशन नहीं हो पाए हैं। भविष्य का क्या होगा जो छात्र 12वीं पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन करता है, क्योंकि उससे बहुत इजीली उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है। जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आज उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिल जाती थी। परंतु जब से सीयूटी आया है, हम सीयूटी का स्वागत करते हैं, परंतु एमएचआरडी मिनिस्टर जी को ये बताना चाहते हैं, अगर हम सीयूटी के हमारे यहाँ कॉलेज में एडमिशन हुए हैं, परंतु उन छात्रों को कहा है जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है। हमने पूर्व में माननीय कुलपति महोदय एचएन गढ़वाल यूनिवर्सिटी को इस प्रचार के माध्यम से ज्ञापन भी दिया था, पर उनका भी इसमें कोई जवाब नहीं है। जिन कॉलेजों में 1500 में ग्रेजुएशन हो जाती थी, आज उन्होंने सीयूटी का पेपर नहीं दिया है, क्योंकि सरकार ने उन्हें बताया नहीं कि सीयूटी का फॉर्म क्या होता है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये नहीं पता कि सीयूटी है क्या। आपने पूरे देश में सीयूटी लागू कर दी है, तो वो छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। विद्यार्थी बस ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान निर्माण कार्यों से प्रभावित हुए स्थानीय व्यापारियों, पंडा पंचायत समाज से जुड़े लोगों ने विस्थापन और पुनर्वास नीति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन खत्म हुआ है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान संघर्ष समिति ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया और प्रशासन का आभार भी जताया। एडीएम चमोली ने धरना स्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। मास्टर प्लान संघर्ष समिति बद्रीनाथ के अध्यक्ष जमुना प्रसाद और व्यापार सभा के विनोद नवानी ने बताया कि प्रशासन से करीब 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद सकारात्मक समाधान निकलने के बाद लिखित आश्वासन मिलने पर समिति ने विजय जुलूस भी निकाला। निश्चित था कि भाई सरकार हमारे साथ लिखित में वार्ता करे और 11 सूत्री जो हमारी मांग थी, आप लोगों के सम्मुख उप जिला अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी के बीच में हमारा समझौता हुआ और 11 सूत्री मांग हमारी मान ली गई है, जिसमें भी एक आध मांग थोड़ी सी अभी रह गई है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप रिटर्न में दें। अध्यक्ष महोदय ने रिटर्न में दे रखा है, उसमें भी 5-4 दिन में निर्णय आ जाएगा। और लगभग 80 से 90% हमारी बातें मान ली गई है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एडीएम साहब और एसडीएम साहब के बीच में और बद्रीनाथ मास्टर प्लान संघर्ष समिति के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते में लिखित रूप में 11 सूत्रीय मांगों पर विचार हुआ। 5 घंटे के विचार विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकला वो अभी तक सकारात्मक है और हमको पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन ने जो हमारे साथ में लिखित किया है वे अपने बात पर अडिग होंगे और अगर किसी प्रकार से वो नहीं मानते हैं तो फिर पुनः हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में हम लोगों का लिखित समझौता। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाने जा रही है। पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को पार्टी के वोटर चेतना अभियान के तहत निर्देश दिए। साथ ही अभियान को लेकर 19 को हल्द्वानी और 21 अगस्त को देहरादून में बैठक भी आयोजित की जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं उनके लिए वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है। मतलब क्षेत्रों में 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनका सबका मतदाता सूची में नाम हो, इसके लिए भाजपा ने अभियान चलाया है और ये शुरू होने वाला है तुरंत। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है, हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य है।
इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रहेंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं वह कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी हजारों मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार के नामांकन में महज 2000 से भी कम लोग पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के किए काम, उनका व्यवहार, साथ ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कामों पर जनता वोट करेगी, जो कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के मुख्य कारण होंगे। और लगभग 50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे उत्तराखंड में रखा है कि हम ग्राउंड कराएंगे 50,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन जैसे जैसे ये मीटिंग्स आगे बढ़ेंगी, जैसे रोड शो बढ़ेगा उसके हिसाब से लक्ष्य बढ़ेगा घटेगा वो देखेंगे। अभी जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था पार्वती दास जी के साथ में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैंने प्रेस के बंधुओं को तब कल भी यही बात कही थी और आज भी यही कहूँगा कि बागेश्वर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उसकी वजह से उपचुनाव हमको आज झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जितना भी वहाँ पर रहा हूँ, जितना भी लोगों से मिला हूँ, प्रभारी मंत्री भी हूँ, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट बहुमत के साथ हम वो चुनाव जीतेंगे। और कल जो हमारा नॉमिनेशन हुआ था उसको अगर आपने देखा होगा तो 8 से 10 हज़ार आदमी वहाँ पर था और आज जो कांग्रेस का नॉमिनेशन हुआ है लगभग 2-2.5 हज़ार आदमी भी नहीं पहुँच पाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो टेंट भरा है। तो ये दिखाता है कि बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लोहाघाट नगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू होने को लेकर लोगों ने खुशी जताई है। जल्द ही नगर में सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन और पेयजल की मूलभूत समस्याओं से निजात मिल सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि नगर को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग सालों से की जा रही थी, जिस पर सीएम धामी ने लोहाघाट और चंपावत को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की घोषणा की थी, जिसके बाद शासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसका डिजिटल मैप भी तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें मास्टर प्लान जो लोहाघाट नगर का और चंपावत नगर का है और अब डिजिटल मैप बनकर तैयार है। इसको देखते हुए इन्होंने परसों को 20 विभागों की मीटिंग रखी गई है, जिसमें विभिन्न विभाग जो भी नगर क्षेत्र में आते हैं, स्वास्थ्य से लेकर पीडब्ल्यूडी, एनएच, हाईडील ऑफिस हो गया, जल स्थान, जल निगम, अन्य ऐसी विभागें हैं जो जिन विभागों को वहाँ बुलाया गया है। सभी लोगों से अपने अपने संपत्ति है उस संपत्ति के बारे में विवरण मांगा जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो पानी की परेशानी है, पानी की दिक्कत होती है, उसका समाधान किया जाएगा। सिविल लाइन की व्यवस्था की जाएगी। एक जो स्मार्ट सिटी बनती है, बिल्कुल शहर हमारा साफ सुथरा रहे और बिल्कुल क्लीन और ग्रीन रहे, इसके तहत स्मार्ट सिटी में ये योजना रखी गई है और जो प्लान के तहत बनी। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं के चलते एक सप्ताह में 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जून में राज्य में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि भारी बारिश के कारण जलभराव और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में जो लोग अपना इलाज कराने अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जा रही है और वहां पर आपदा से प्रभावित लोगों को संक्षिप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बरस रहे हैं जनपद में, तो उसके लिए पूर्व से ही सभी चिकित्सालयों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो जहाँ भी हमें कोई सूचना मिलती है, यहाँ कोई
ऐसा होता है कि लोग अपने जल भराव के कारण या आपदा के कारण नहीं आ पा रहे, तो हम स्वास्थ्य मेडिकल टीम भेज के वहाँ पे उन लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आपदाग्रस्त कोटद्वार पहुंची, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वही आपदा को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने आपदा का आकलन में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। लोगों के मकान ध्वस्त हो रहे, 500 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध पड़ी है। सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह फेल साबित हुई। की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने आपदा के आकलन में गंभीरता नहीं दिखाई और आज परिस्थितियां आपके सामने हैं। लोगों के घर टूट रहे हैं, जो है ऑल वेदर रोड जगह जगह से बाधित है। 750 से ज़्यादा सड़कें राज्य की अवरुद्ध हैं। मरीजों को चिकित्साएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नौकरी पर जाने वाले लोग नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तीर्थयात्री परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जनपद चमोली के आपदा प्रभावित गांव में प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुटी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कर्णप्रयाग, गैरसैंण सहित सभी मोटर मार्गों पर यातायात सुचारू कर लिया गया है। आपदा प्रभावित गांवों के विभिन्न गांव में राशन किट वितरण किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम प्रभावित गांव में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर रही है। थराली पैनगढ़ मार्ग पर प्राणवंती में पैदल चलने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है। एसडीएम और तहसीलदार की देखरेख में फोर्स के जवान अस्थायी पुलिया बनाने में जुटे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपदा कंट्रोल रूम से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ले रहे हैं। वर्षा के कारण जो आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें कई हमारे जो पैदल पुल थे, कुछ मोटर पुल, वो वॉश आउट हुए। तो उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि जो हमारा मोटर पुल था उसको तत्काल एक वहाँ पर बेली ब्रेक स्थापित कर आवाजाही सुचारू की जाए। साथ ही साथ जो पैदल पुल हैं उसमें ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो आपदा मद में उसका पुनर्निर्माण करना सुनिश्चित करें। विभिन्न क्षेत्रों से हमने राजस्व निरीक्षकों की तैनाती भी कर रखी है कि जल्द से जल्द हम क्षति का आकलन करके लोगों को जो उचित SDRF नॉर्म्स में धनराशि है वो हम दे सकें और लोगों को इस आपदा की घड़ी में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, इसके लिए हमारी पूरी टीम तैनात है और पूरी टीम सही है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों से मिले और पीड़ितों का हाल जाना। आपको बता दें कि 13 और 14 अगस्त की अतिवृष्टि से अत्यधिक आपदा हुई है। सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। उन्होंने आपदा स्थल में जाकर जिलाधिकारी से सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश डीएम को दिए। राहत शिविर में रह रहे ग्रामीणों के बीच में जाकर सभी से समस्याओं को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये अपने हाथों में नहीं है, लेकिन अपने हाथों में ये कि कितना जल्दी हम उनको राहत दे सकते हैं प्रभावित लोगों को, क्षेत्र को, ये अपने द्वारा है। और उसके लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, जुटा हुआ है और पूरा सर्वे कर रहे हैं। एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं किस तरह प्रभावित है। विकासनगर के दूरस्थ गांव जाखन में आई प्राकृतिक आपदा ने जहां ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं सरकार को भी रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जाखन गांव से गुजरने वाली 120 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिसे बहाल करने में लंबा समय लगेगा। विद्युत लाइन से शेरपुर और झाझरा विद्युत स्टेशन को बिजली आपूर्ति की जाती थी। सभी प्रभावित ग्रामीणों को नजदीकी स्कूल में शरण दी गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार जाखन गांव के ग्रामीणों के साथ खड़ी है। बड़ी आपदा है और ये बात संतोष की जरूर है कि कोई मानव जीवन की क्षति नहीं हुई, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसका डिजास्टर का, पहले सब लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। स्थानीय अड़ोस पड़ोस के गांव का बहुत भारी सहयोग है और बाकायदा वहां के जूनियर हाई स्कूल में एक रिलीफ कैंप तत्काल स्थापित किया गया। एक कम्युनिटी किचन प्रारंभ की गई
और आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के हमारा स्थानीय पुलिस, SDRF, हमारे तहसील का एडमिनिस्ट्रेशन, SDM के अगुवाई में वहाँ तैनात था, पुलिस का पूरा प्रशासन CO की अगुवाई में वहाँ तैनात था। फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान लेने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने टिप्पणी की और घोटालों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने के साथ साथ घोटाले में शामिल मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। बता दें कि 2009 से 2013 के बीच मुख्यमंत्री की फ्लीट में गाड़ियों के टूर और ट्रेवल्स ने फर्जी बिल के आधार पर 1 करोड़ 38 लाख लिए थे। दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाई कोर्ट ने की, कोई गलत नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित हैं उनको दंडित होना चाहिए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। ऋषिकेश में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में भूकटाव हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति एक बार फिर से पानी में डूबने लगी है। इस बीच रामझूला आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। आपदा विभाग से लेकर NDRF, SDRF सभी पूरी तरह से मुस्तैद है। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लक्ष्मण झूला की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते रामझूला पर आवाजाही बंद हुई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और रामझूले के जो पिलर्स हैं उसके पास जो हमारे सुरक्षा वॉल थी वो थोड़ा डैमेज हुई है, और लेकिन चूंकि अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए हैं उसका पूरा जांच कर रहे हैं और वहाँ जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द उस पर सारी जानकारी लेके जो भी अग्रेतर हमें कार्रवाई करनी है करेंगे। इस वर्ष जो अतिवृष्टि हुई है और मानसून की अति सक्रियता के कारण से पूरे राज्य के अंदर अत्यधिक नुकसान हुआ है। आपदा की स्थिति बनी है, घरों का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जन हानि, पशु हानि, सभी प्रकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बह गए हैं। भूस्खलन से कई सारे होटल भी प्रभावित हुए हैं, कई होटल टूट गए हैं। तो निश्चित रूप से उस सभी का आकलन कर रहे हैं और अभी जो हमारे बचाव एवं राहत के कार्य हैं उस पर लगातार मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सभी हमारे मंत्रीगण भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने कहा है कि ऐसे समय में सभी लोगों के साथ खड़े हों। NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, ITBP वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम NDMA की टीम है वो अभी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।